हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बेटा व्यस्त तो किस में है? पढ़ाई में। अच्छी बात है, पढ़ाई में ही व्यस्त रहिए। सबसे पहला पॉइंट, लास्ट लेक्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है दैट इज हम लोगों ने वो यूनिट कंप्लीट कर ली थी। यूनिट इज व्हाट? फिस्कल फंक्शंस। अगर मैं बात करूं फिस्कल फंक्शंस के अंदर, सुन लो प्लीज, फिस्कल फंक्शन के अंदर अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है। सर वो छोटा सा कॉन्सेप्ट कौन सा बचा है? मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था, दैट इज आपके सिलेबस का पार्ट था जीएसटी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मुझे बस इतना सोच के बताओ, जब जीएसटी मार्केट में नहीं था, दैट इज जब जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं था, तब क्या प्रॉब्लम होती थी? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या थे बेटा? टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट ने क्या करा? क्लब कर दिया। क्लब करने के बाद एक सिंगल क्या बना दिया? टैक्स, और उसको बोला गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटा इंप्लीमेंट कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ठीक, अब ये जो टैक्स का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है फिस्कल फंक्शंस में। प्लीज सुन लीजिए, सारे कंफ्यूजन होगा बाद में। सर क्या दे रखा है? कुछ टैक्सेस होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, एक टैक्स होता है, सुना होगा, इनकम टैक्स। ठीक है, इसका मतलब बेटा हमारे को जो इनकम हो रही है, उस इनकम पे हमें गवर्नमेंट को क्या देने पड़ते हैं? टैक्स देना पड़ता है। तो बेटा एक टैक्स होता है इनकम टैक्स। इसी तरीके से बेटा एक टैक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर टैक्स। अब प्लीज सुन लो जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट में क्या बता रखा है? ये बता रखा है कि इनकम टैक्स हो गया, ये एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, या और भी बहुत सारे जो टैक्स हैं, लिस्ट है। ठीक है, उन टैक्स में से कौन सा टैक्स है जो सेंटर कलेक्ट करता है और कौन सा टैक्स है जो स्टेट कलेक्ट करता है? वापस सुन लो प्लीज, बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्या हैं? टैक्स हैं, नाम है सिर्फ, डिटेल नहीं दे रखा। से फॉर एग्जांपल ये एग्रीकल्चर टैक्स है। एग्रीकल्चर टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा? सेंटर करेगा या स्टेट करेगा? तो लिस्ट ऑफ टैक्स में से कौन से ऐसे टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, कौन से ऐसे टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है? तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी बचा है, इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद वापस कराऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट के अंदर तुम लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, उस यूनिट को पहले पढ़ोगे, तब जाके ये चीजें थोड़ी सी क्या हो पाएंगी? कनेक्ट हो पाएंगी। तो प्लीज कृपया करके कंफ्यूज मत होना। फिस्कल फंक्शन जो यूनिट अभी आप लोगों की कंप्लीट हुई है, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब एक मिनट, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला हल्का सा वो एक पेज, हाफ पेज छोड़ दो। ठीक है, अभी मैं जीएसटी जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, उसकी मैं नोटिंग करवा रहा हूं लेक्चर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल लो। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। अच्छा एक बार बताओ, याद करो, मुझे बस इतना सोच के बताओ, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाता है? और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। तो नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट इज फिस्कल पॉलिसी। अब अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेक करना, इंडेक्स के अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंदर यूनिट कौन सी है? ये 4 है। चेक करो जरा इंडेक्स। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में कौन सी यूनिट कंप्लीट हुई है? फिस्कल फंक्शन। कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का सीक्वेंस क्या है? चेक करो, पब्लिक फाइनेंस में फिस्कल पॉलिसी का सीक्वेंस क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इंडेक्स चेक करो, इंडेक्स 4। तो प्लीज इस चीज से कंफ्यूज मत होना, कुछ चीजें पहले जो करा रहा हूं उसका सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सर ये जो यूनिट है फिस्कल पॉलिसी, सर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सर इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका एक चार्ट बना रहा हूं, प्लीज आप सब लोग ड्रॉ करना चाहते हैं कर लीजिए। फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इंट्रोडक्शन। कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं। सेकेंड, आपको फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स
व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इस पॉलिसी के डिफरेंट क्या पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज पढ़नी है, जिसमें दो ही फिस्कल पॉलिसी आपको पढ़नी है, वन इज एक्सपेंशनरी, वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी। अभी पढ़ाऊंगा, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है, गवर्नमेंट, और इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैं इधर नीचे बना रहा हूं, जगह नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो अगर मैं बात करूं, आपको इस यूनिट के अंदर मोटा मोटा 4 चीजें पढ़नी है। सर पहला आपको क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन गिवन है। सेकंड आपको क्या पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। थर्ड क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। फोर्थ क्या पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या यूज करेगा, टैक्स एज वेल एज व्हाट, एक्सपेंडिचर। तो बेटा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में, वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट आपको एक चीज और पढ़नी है, फिस्कल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस। ये यूनिट की बात करूं, ये यूनिट मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आया था कि गवर्नमेंट बनाता है फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्स का यूज करता है एज वेल एज एक्सपेंडिचर का यूज करता है। तो इसीलिए बेटा मुझे सेकेंड यूनिट फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करनी पड़ी। तो जो सीक्वेंस है ना, थोड़ा सा वो डिफरेंट रहेगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा, सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अगर आप अपने मॉड्यूल को देखते हैं तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट रहेगा क्लास में। आफ्टर ऑल पढ़ने आपको सारे यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, वो डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक? ये चित्रकला बन गई? बोलिए। अब हेडिंग डाल लो जरा, इंट्रोडक्शन। आप ध्यान से समझना, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना है। ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स समझा रहा हूं, इंट्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था आप सबको, फिर से एक बारी दोबारा से फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, सर इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया गया है? सबसे पहला पॉइंट यह बताया गया है कि सर फिस्कल जो पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी को कौन बनाता है? इस पॉलिसी को बनाता है बेटा कौन? गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में यह बताया गया है कि फिस्कल पॉलिसी को बनाता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के अंदर यूज करता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। सर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के अंदर? एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोल रहे हैं टैक्स, एक इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट यूज करता है जिसको क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंडिचर। इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं तुम्हें। देखो ये कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने हैं तुम्हें? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कौन यूज करेगा? गवर्नमेंट। कौन सी पॉलिसी के अंदर? फिस्कल पॉलिसी। अभी के लिए ये मान के चलो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, फिस्कल पॉलिसी को बनाते हैं बेटा गवर्नमेंट बनाता है। इसके अंदर गवर्नमेंट टैक्स को, एक्सपेंडिचर को यूज करता है। अब पॉइंट इज दैट सर ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाता है? ध्यान से सुन लो। सर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाता है? 3 चीजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज। सर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को एक तो एग्रीगेट, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट को एक तो एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं 3 वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, एक एक करके भी समझा रहा हूं। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाता है?
सबसे पहला पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इसलिए बनाता है क्योंकि उसको, गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लो या इकोनॉमिक ग्रोथ कह लो, इसको बेटा क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस का सिंपल सा मतलब है गवर्नमेंट को इन चीजों को जो मैंने आपके सामने ऊपर 3 लिखी हैं, इनको क्या करना है बेटा, कंट्रोल करना है। वापस सुन लो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है, गवर्नमेंट। मेरा क्वेश्चन है क्यों बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, डिमांड के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देश की तरक्की को क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल की जगह वर्ड क्या लिख दिया, इन्फ्लुएंस। सर इसका मतलब क्या है, ये सोचो। इसका सिंपल सा मतलब है, ध्यान से सुनो, इसका सिंपल सा मतलब ये है, मुझे बस इतना सोच के बताओ, अगर इकोनॉमी में क्या आ गया, इकोनॉमी में बेटा क्या आ गया, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब प्राइस ज्यादा है या कम, दैट इज पहला पॉइंट। इकोनॉमी में आ गया डिफ्लेशन, इसका मतलब प्राइस क्या है। अब थॉट लगाओ, थॉट, डिफ्लेशन के अंदर प्राइस हो रहे हैं कम, इसका मतलब एक और बात सोच के बताओ, पब्लिक के पास पैसा है या नहीं है। डिफ्लेशन अगर है, इसका मतलब पब्लिक के हाथ में जो पैसा है वो ज्यादा है या कम है, कम है पक्का, क्योंकि डिफ्लेशन अगर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो रिसेशन आ जाएगा, और रिसेशन अगर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कल बोला था, डिप्रेशन आ जाएगा। तो सिंपल सा मतलब बेटा, डिफ्लेशन अगर है इकोनॉमी में, इसका मतलब हमारे पास, पब्लिक के पास जो वर्ड लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, पब्लिक के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है। सर डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके पास जो पैसा बचता है, ठीक है, वो कम होगा या ज्यादा। मार्केट में क्या है, डिफ्लेशन, इसका मतलब एक सोच के बताओ क्या आ चुका है, रिसेशन आ चुका है, हां या ना। रिसेशन क्यों आया डिफ्लेशन के केस में, प्राइस क्या हो गए, कम। किसको प्रॉब्लम हुई, सेलर को प्रॉब्लम हुई। सेलर ने क्या करा, एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहा तो क्या आ गया, रिसेशन। अब ऐसे कनेक्ट करो, पॉइंट सुन लो। मैं कह रहा हूं डिफ्लेशन के है इकोनॉमी में, इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम है ना, क्योंकि इकोनॉमी में क्या आ चुका है। अब मुझे सोच के बताओ, पब्लिक के पास जब पैसा कम है तो पब्लिक की जो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हम सबकी डिमांड ज्यादा होगी कम होगी। भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है तो गुड्स और सर्विसेज पे जो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पक्का। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई। अब मुझे सोच के बताओ, डिमांड कम हो रही है मार्केट में, दैट इज इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, तो गवर्नमेंट हमारे को, सबको इस रिसेशन से बाहर निकालेगा, यस या नो। गवर्नमेंट कैसे बाहर निकालेगा, गवर्नमेंट यूज करेगा बेटा कौन से इंस्ट्रूमेंट, टैक्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगा, कम करेगा, और खर्चे क्या करेगा, कल बताया था मैंने तुम लोगों को, एक्सपेंडिचर को क्या करेगा, इंक्रीज। सोच के देखो, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम। इस डिमांड को क्या करना है, बढ़ाना है। डिमांड तब बढ़ेगी जब हमारे पास पैसा बचेगा, ठीक है, हमारे पास पैसा तब बचेगा जब हम रिसेशन से बाहर आएंगे। तो सोच के देखो, रिसेशन से बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने टैक्स को तो कर दिया बेटा क्या, कम, और साथ साथ गवर्नमेंट ने अपने खर्चे, जिनको यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उनको कर दिया इंक्रीज। सर इसका मतलब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए बहुत सारे क्या प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारी सिटी में गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा रैपिड रेल का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर। जब नए नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास क्या बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम।
पैसा बचेगा, जब पैसा बचेगा तो लोग गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे, परचेज, तो क्या बढ़ेगी, डिमांड। वापस सुन लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड का खेल आ रहा है यहां पे। अब इसका मतलब वापस सुनना जरा, मैंने क्या बोला तुम्हारे सामने, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, कंट्रोल। कंट्रोल की जगह वर्ड क्या बोल रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है, डिमांड को। डिमांड कम है तो डिमांड को क्या करना है, बढ़ाना है। डिमांड ज्यादा है तो डिमांड को क्या करना है, तो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, हमेशा याद रखना, ना तो क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन, ना क्या होना चाहिए, डिफ्लेशन, हमेशा क्या रहना चाहिए, स्टेबल। तो यहां पे गवर्नमेंट को डिमांड को कंट्रोल करना है। डिमांड के साथ साथ सोच के देखो, रिसेशन में लोगों के पास क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालेगा ना। तो कहीं ना कहीं किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को। साथ साथ अगर लोगों के पास अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो देखना थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 2 पॉइंट सुन लो। पहला पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। क्या यूज करता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें 2 का नाम अभी फिलहाल के लिए, पहला टैक्स, दूसरा, तीसरा पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट, दैट इज ये पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना है, किसको, एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को। आई होप यहां तक क्लियर है, पक्का। पहले ये 2 पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। वापस बोल रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स मैं अब तुम्हें समझा रहा हूं, यहां पे ना जरा दिमाग का यूज करना, क्योंकि एमसीक्यू घुमा के देगा इस यूनिट से। और यहां पे मेन पॉइंट डिमांड पे बात करेगा, तो इसलिए वर्ड पे फोकस करना। अच्छा एक मिनट, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, पूरे इकोनॉमी में जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम। एक के इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे। तो यहां पे इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ध्यान से लिखना। फर्स्ट पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी इज डेलिबरेट। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। फिस्कल पॉलिसी इज डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब इस पॉलिसी को गवर्नमेंट बनाता है, लिखने का तरीका चेंज कर दिया। फिस्कल पॉलिसी इज डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स, अंडर विच इट का मतलब गवर्नमेंट, अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बताएं अभी के लिए, अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज टैक्सेशन। अच्छा, टैक्स से गवर्नमेंट को प्रॉफिट है या दैट इज रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है, तो अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन के ब्रैकेट में लिखो गवर्नमेंट रेवेन्यू, कॉमा पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट जो खर्चे कर रहा है, एक्सेट्रा। तो यहां पे 2 वर्ड को अंडरलाइन करो, वन इज टैक्सेशन, वन इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट जो क्या करता है बेटा, खर्चे करता है। अब सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, ये पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाता है बेटा, 3 चीजों को क्या करना है, कंट्रोल की जगह वर्ड क्या लिखेंगे, इन्फ्लुएंस। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट fiscal policy of government influences aggregate demand. Fiscal policy of government influences aggregate demand, comma employment and economic activity. इसका मतलब यहां पे 3 चीजों को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है इस पॉलिसी के थ्रू। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, सोच के देखना। अगर बेटा क्या आ गया सिचुएशन, रिसेशन, हमारे पास इनकम बचेगी या इनकम है ही नहीं, पक्का सोचो। रिसेशन के टाइम पे डिस्पोजेबल इनकम हाथ में ज्यादा होगी, कम होगी या ऑलमोस्ट नील होगी? ऑलमोस्ट नील होगी। तो बेटा देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होंगी। यस सर, सोच के देखो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब डिमांड क्या हो गई? कम। डिमांड कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो सेल परचेज होगा या नहीं होगा? तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हम गुड्स और सर्विसेज की क्या नहीं करेंगे? डिमांड। तो सामने वाला क्या नहीं कर रहा? सप्लाई। समझो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख दिया इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह। अब एक बात, जब देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं देश क्या नहीं करेगा? ग्रो। यहाँ पे 3 चीजों को अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू है। एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यहां तक क्लियर है। आप सुनो जरा, इंट्रोडक्शन में ही थर्ड पॉइंट क्या बोला। अब 2 पॉइंट ऐसे बोल दिए इन्होंने जिसपे थर्ड पॉइंट तो सही है, फोर्थ पॉइंट पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है और वो तुम्हारे मॉड्यूल ने बोला है। अब सर मॉड्यूल के अंदर अगर कोई पॉइंट लिखा है तो इग्नोर मत करना। कहीं पे भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन आता है, सुन लो, आपके मॉड्यूल के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जिसपे कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। अगर आपके मॉड्यूल में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे कॉन्ट्राडिक्शन है तो प्लीज उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंस्टीट्यूट उन पॉइंट्स को उठा के भी एमसीक्यू बना सकता है। तो जहां कॉन्ट्राडिक्शन है वहां पे अलग से स्टार बना के नोट कर लेना। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट बिल्कुल सिंपल बोल रहा है। थर्ड पॉइंट ये क्या बोल रहा है, सोच के देखो। मेनली अगर मैं बात करूं, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट जो बना रहा है, इस पॉलिसी के थ्रू मेनली गवर्नमेंट क्या कर रहा है? डिमांड को या तो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, या तो डिमांड को क्या कर रहा है? कम। यही तो कर रहा है। इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। सुन लो वापस, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या कर रहा है देखना जरा। या तो डिमांड अगर कम है, वापस डिमांड अगर कम है, डिमांड कम है तो डिमांड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट? टैक्स को क्या करेगा? कम। एक्सपेंडिचर को यही कर रहा है। और मैं बोल रहा हूं रिवर्स, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, एक मिनट, डिमांड ज्यादा है इसका मतलब कैसी सिचुएशन है? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन, सबके पास ज्यादा पैसा है ना, तभी तो डिमांड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसको भी तो कंट्रोल करना है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट? टैक्स को क्या करेगा? और एक्सपेंडिचर। तो मेनली कहीं ना कहीं डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करती है ये पॉलिसी। तो पहला एमसीक्यू सुन लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करती है? डिमांड साइड। और ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये कंज्यूमर के एज वेल एज कस्टमर के नजरिए से लिख दिया। यहां पे कहीं ना कहीं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ये पॉइंट, तो ये दिमाग में रखना पॉइंट। अच्छा एक बात और बताएगा कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर कंज्यूमर? कस्टमर क्या करता है? कस्टमर परचेस करता है, कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम करता है। सर प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है। सर स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है। तुमने लिया क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन में से लाइन चेप दी, क्या होता है डिफरेंस? मोक्ष क्या होता है डिफरेंस? ये है ना आंसर। हाँ जी, आपके से फॉर एग्जांपल जो बोल रहे हैं, आपके फादर ने फोन परचेस किया, तो सही बोल रहे हो। आंसर को जब भी लिखना है तो थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे अभी इन्होंने ये बताया कि इनके फादर ने फोन परचेस किया, तो बेटा परचेस किसने किया? फादर ने किया। तो फादर को हम क्या बोलेंगे? कस्टमर। फोन को यूज कर रहे हैं, ये फोन इनके लिए परचेस किया, तो यूज कौन कर रहा है? यूज कर रहे हैं बेटा कौन? मोक्ष। तो इनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। तो एक चीज याद रखना, कस्टमर कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं। मैं लैपटॉप परचेस कर रहा हूं तो मैं कौन? कस्टमर, अपने लिए कंज्यूमर। तो इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं कई बार इन दोनों वर्ड को।
लेकिन याद रखना, मैं लैपटॉप परचेज कर रहा हूं, मैं कस्टमर, यूज कर रही है मेरी डॉटर, डॉटर इज कंज्यूमर। कार मैंने परचेज करी, मैं कस्टमर, यूज मैं कर रहा हूं, मैं ही कौन, कंज्यूमर। कार मैंने परचेज करी, मैं कस्टमर, यूज कर रहा है मेरा भाई, उसको परचेज करके दी है, वो कौन हुआ, कंज्यूमर। कई बार याद रखना इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो ये चीज कंफ्यूजन ना रहे इसलिए यहां पे बता रहा हूं। अब सुनो जरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये क्या बोल रहा है, किसके नजरिए से बोल रहा है, किसके नजरिए से, कस्टमर कंज्यूमर सेम हो सकते हैं। अब मेरा सिंपल सा मतलब है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर मेनली किस चीज को यहां पे नोटिस किया गया इस पॉइंट में, एग्रीगेट डिमांड। और डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी डिमांड साइड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, कॉन्ट्राडिक्शन। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसी कंट्री, प्लीज सुन लो ध्यान से, हालांकि ऐसा है नहीं, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे सब लोगों के पास, वापस जहां पे सब लोगों के पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे फुल क्या है, एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्राइस कैसे हैं, प्राइस है बेटा कैसे, स्टेबल। प्राइस स्टेबल के साथ साथ जो इनकम है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वापस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अब देख के सोच के बताओ, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे सबके पास क्या है, रोजगार। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे रोजगार के साथ साथ प्राइस कैसे हैं, स्टेबल, ना तो ज्यादा हाई ना ज्यादा कम। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे सबके पास रोजगार है, प्राइस स्टेबल है, एज वेल एज इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसी कंट्री की गवर्नमेंट को, ऐसी कंट्री की गवर्नमेंट को क्या बनाने की जरूरत नहीं है, कौन सी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। सोच के देखो क्या कह रहा है, जब हर चीज सही चल रही है, जब हर चीज सही चल रही है, ठीक है, ना तो प्राइस ज्यादा ना प्राइस कम, ठीक है, सबके पास क्या है, रोजगार, देश तरक्की भी कर रहा है, तो मुझे बताओ उस कंट्री की गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी बनानी चाहिए, यस या नो, हां या ना। लेकिन मुझे सोच के बताओ, ऐसी कोई कंट्री है जहां पे ये सारी चीजें लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल सही चलती रहे, बस इतना सोच के बताओ। लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में क्या लिख दिया, एक पॉइंट, कि एक कंट्री जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे प्राइस स्टेबल है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट को क्या फिस्कल पॉलिसी बनानी चाहिए, आंसर यस या नो, नो। ये कह रहा है तुम्हारा मॉड्यूल, इसलिए तुम्हारे को बता रहा हूं, और इस पॉइंट को उठा के तुम्हारे मॉड्यूल ने क्या दे दिया, एमसीक्यू। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं प्रैक्टिकली लॉजिकली तुमसे पूछूं, ऐसी कोई भी मुझे कंट्री बता दो जहां पे हर चीज बिल्कुल सही चल रही है लॉन्ग टाइम तक, है ऐसी कोई कंट्री? मैं किसी भी कंट्री की बात कर लूं तो बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट पे इन्होंने एक वर्ड ये बोल दिया कि अगर कोई भी कंट्री के अंदर ये सारी चीजें सही चल रही हैं तो उस कंट्री की गवर्नमेंट को क्या बनाने की जरूरत नहीं है, फिस्कल पॉलिसी। आई होप क्लियर है। अगले 3 पॉइंट भी लिख, 2 पॉइंट भी लिख लो, खत्म करो इंट्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है इस पे। फिस्कल पॉलिसी, थर्ड पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी इज इन द नेचर ऑफ, फिस्कल पॉलिसी इज इन द नेचर ऑफ, फिस्कल पॉलिसी इज इन द नेचर ऑफ डिमांड साइड, अंडरलाइन कर लो डिमांड साइड, और इस पे एमसीक्यू है। फिस्कल पॉलिसी इज इन द नेचर ऑफ डिमांड साइड, एमसीक्यू है, डिमांड साइड को अंडरलाइन कर लो। और लास्ट पॉइंट अब क्या कह रहा है, कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइस स्टेबल क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट को क्या बनाने की जरूरत नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट ये लिखो, एन इकोनॉमी, यहां पे इन्होंने वर्ड कैसे लिखा है देखो ध्यान से,
एन इकोनॉमी विच इज प्रोड्यूसिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, एन इकोनॉमी विच इज प्रोड्यूसिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, कॉमा, an economy which is producing full employment, comma, price stability, comma, equality, that is equal distribution, जिसको ये बोल रहे हैं equality of income. An economy which is producing full employment, comma, price stable, that is price stability and equality of income, does not require government action in the form of fiscal policy. Does not require government action in the form of fiscal policy. लाइन समझ आ गई? अब सुन लो, इस पॉइंट पे एमसीक्यू दे रखा है, इसलिए मुझे आपको ये पॉइंट भी लिखवाना पड़ा। कायदे में देखा जाए तो लॉजिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है। सोच के देखो ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट कह रहा है भाई हमारी कंट्री में तो हर चीज सही चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं सबके पास अगर रोजगार है, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन प्राइस स्टेबल है नहीं है, ठीक है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है क्या पता ना। तो एक बात याद रखना, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे ये सारी चीजें क्या हो, सही तरीके से स्मूथ चल रहा। तो तुम्हारे मॉड्यूल ने लिखा था, इसलिए मेरे को तुम्हारे साथ इस पॉइंट को डिस्कस करना पड़ा। आई होप क्लियर है इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब सुनो, मैंने अभी तुम्हारे को कुछ पॉइंट यही बताए हैं कि एक कंट्री, जिस कंट्री की गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी नहीं बनानी पड़ती, उस कंट्री में सब कुछ सही चल रहा है। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी का मतलब ही वही है। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है गवर्नमेंट ये पॉलिसी क्यों बनाती है। मैंने अभी आपको बताया बहुत, तीन चीजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पहला क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड, दूसरा क्या बताया, एम्प्लॉयमेंट, तीसरा क्या बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सुनो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी में पहला ऑब्जेक्टिव है फुल क्या होना चाहिए, फुल क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव सुनो, दूसरा ऑब्जेक्टिव इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जिसको मैं यहां लिखवा रहा हूं इक्वालिटी ऑफ इनकम। सिंपल मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जिसको यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा है, इक्वालिटी ऑफ इनकम। तीसरा पॉइंट, प्राइस कैसे होने चाहिए, ज्यादा कम, इसका मतलब थर्ड पॉइंट, प्राइस कैसे होने चाहिए, स्टेबल। और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सिंपल, देश तरक्की करता रहे, दैट इज देश में क्या होता रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे, ठीक है, इसका मतलब रुके ना, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सुनो जरा पॉइंट, इन चार ऑब्जेक्टिव्स को वापस सुन लो, इन चार ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाता है, जिनको इन्होंने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बिल्कुल सिंपल, मुझे बस ये बताओ, ये पॉइंट ही तो आ गए, ये वाले ही तो पॉइंट आ गए। मुझे बताओ, एक देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसमें प्राइस कैसे है, स्टेबल, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और देश क्या करता रहे, ग्रो, इसका मतलब एक्सेलरेशन होता रहे किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चार क्या हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब सुनो जरा पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, जनरली ये देखा गया है हर कंट्री की फिस्कल पॉलिसी के यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन
इन ऑब्जेक्टिव्स की जो सीक्वेंस है, वापस सुन लो, इन ऑब्जेक्टिव्स का जो प्रायोरिटी है वो कंट्री टू कंट्री क्या होता रहता है? चेंज। मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो। इंडिया का, एक मिनट, इंडिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ इनकम, तीसरा प्राइस स्टेबिलिटी, और इंडिया क्या करता रहे? क्या करता रहे? ग्रो। अब सुनो, यूएस के भी फिस्कल पॉलिसी का यही क्या है? ऑब्जेक्टिव। लेकिन यूएस कहता है हम सबसे पहले किस पे काम करेंगे? हम काम करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम काम करेंगे प्राइस स्टेबिलिटी, फिर हम किस पे आएंगे? इक्वालिटी, फिर हम किस पे आएंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, यूके की बात करते हैं। यूके कह रहा है हम पहले काम करेंगे किस पे? इक्वालिटी ऑफ इनकम, फिर हम किस पे काम करेंगे? एक्सेलरेशन, फिर हम किस पे काम करेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट इज दैट हर कंट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सेम, लेकिन प्रायोरिटी क्या हो रही है? चेंज। पॉइंट सुन लो, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चेंज क्या हो रही है? प्रायोरिटी कंट्री टू कंट्री और टाइम टू टाइम। लाइन समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? एक मिनट, इंडिया के फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और यूएस के फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स सेम है? हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन इंडिया उन ऑब्जेक्टिव्स में से पहले जिस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, जरूरी है यूएस भी उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करे? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो याद रखना मैं यहां क्या लिख रहा हूं, किस चीज की प्रायोरिटी? ऑब्जेक्टिव्स की प्रायोरिटी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस हेडिंग डालो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये यूनिट कंपेयर करूं बाकी यूनिट के कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है, लेकिन वापस बोल रहा हूं इस यूनिट से भी एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं। तो हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पॉइंट्स में लिखने हैं ये ऑब्जेक्टिव्स 1 2 3 4 इस तरीके से। तो डैश जाके लिखो फॉलोइंग आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, फॉलोइंग आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। और ये ऑब्जेक्टिव्स ना एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखो अचीवमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 2 3 करके, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करो और मेंटेन रखो लॉन्ग टाइम तक। अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लो। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस ना तो बढ़े ना घटे, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, अंडरलाइन कर लेना प्राइस स्टेबिलिटी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जिसको क्या बोल रहे हैं? इक्वालिटी ऑफ इनकम। तो लिखो थर्ड, इक्विटेबल, इक्वालिटी की जगह वर्ड चेंज कर दिया, मतलब वही है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहां पे अंडरलाइन करना इक्विटेबल वर्ड को। और देश क्या करता रहे? देश के अंदर क्या होता रहे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ता रहे। ठीक है, ग्रोथ, दैट इज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होती रहे? एक्सेलरेट। तो फोर्थ लिखो एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पे एक वर्ड को अंडरलाइन करना, एक्सेलरेशन, देश की तरक्की रुके ना, बढ़ती रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ भी लिख सकते हो। अब एक बात और बताइए, इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या देश के, दैट इज कंट्री टू कंट्री, इन ऑब्जेक्टिव्स की प्रायोरिटी में चेंजेस आ सकता है?
तो अब जो पॉइंट लिखवा रहा हूं नोट डाल के लिखना और अंडरलाइन कर लेना, या नोट डाल के अलग से हाईलाइट कर लेना। ध्यान से लिखो क्या लिखवा रहा हूं नोट डाल के। द इंपॉर्टेंस एज वेल एज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आगे देखो ऑर्डर, द इंपॉर्टेंस एज वेल एज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। किसकी प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं? ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। द इंपॉर्टेंस एज वेल एज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स may vary from country to country and from time to time, from country to country and from time to time। अंडरलाइन कर लो यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और वर्ड को अंडरलाइन कर लो वेरी। अंडरलाइन कर लो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और वर्ड को अंडरलाइन कर लो वेरी। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे एमसीक्यू भरे पड़े हैं तुम्हारे। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा ही आएगा एग्जाम में। और दिमाग थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं बात करूं दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती हैं। एक को बोलते हैं एक्सपेंशनरी और एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। इसका मतलब आपको जो फिस्कल पॉलिसी पढ़नी है वो दो पढ़नी है। वन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ध्यान से सुनो, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, और अब मुझे ये सोच के बताओ कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करती है ये पॉलिसी? अभी लिखवाया तुम्हें डिमांड साइड। तो यहां पे किसको बढ़ाने की बात करेगा? डिमांड। किसको कम करने की बात कर रहा है? डिमांड। अब सोचो जरा ध्यान से, पहले इसको समझो। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये मान के चलो जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? कम। इसका मतलब ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी कब काम करेगी? मतलब इस पॉलिसी को कब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा? जब एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम। अब सोच के देखो, एग्रीगेट डिमांड कम है, इसका मतलब बेटा क्या आ चुका है? रिसेशन। क्लियर है यहां तक? अब सोचो, एग्रीगेट डिमांड है कम, इसका मतलब बेटा क्या है इकोनॉमी में? रिसेशन। रिसेशन है तो लोगों के पास इनकम ज्यादा है कम? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ये जो रिसेशनरी गैप है, इसका मतलब ये जो रिसेशन आ गया, इस रिसेशन से हमारे को बाहर निकालेगा। कैसे निकालेगा? टैक्स को क्या करेगा? सोचो, टैक्स को क्या करेगा? कम, पक्का। और एक्सपेंडिचर को? कहानी खत्म। इसका मतलब सुनो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स को कम, एक्सपेंडिचर को पक्का। समझ आ गया मैंने क्या बोला? क्योंकि इनडायरेक्टली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को क्या कर रहा है? बेटा बढ़ाना चाहता है ना। और एग्रीगेट डिमांड तब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगा? कम, और खर्चे क्या करेगा? ज्यादा। अब एक यहां प्रॉब्लम आ गई। सर प्रॉब्लम क्या आ गई? गवर्नमेंट जब टैक्स क्या कर रहा है? कम, और खर्चे क्या कर रहा है? तो गवर्नमेंट को क्या हो जाता है? गवर्नमेंट को हो जाता है यहां पे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट के खर्चे तो हो गए ज्यादा, इनकम हो गई कम। इसका मतलब बेटा एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन दैट इज रेवेन्यू। खर्चे ज्यादा हो गए किससे? रेवेन्यू से। तो बेटा क्या आ गया? डेफिशिएंसी। सुन लो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएंगे मल्टीपल। पहला एमसीक्यू,
एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या कर रहा है? डिमांड को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है? नाम से सुन लो, एक्सपेंड करना है किसको? डिमांड को। किससे बाहर निकाल रहा है? रिसेशनरी गैप से, या रिसेशनरी गैप को रिड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है? टैक्स को कर रहा है कम, एक्सपेंडिचर को कर रहा है ज्यादा। प्रॉब्लम क्या है? बजट में क्या आ गई? डेफिशिएंसी। इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। आई होप यहां तक क्लियर। उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब डिमांड क्या है? डिमांड तो है ज्यादा, इसको क्या करना है? अब इसको कम करना है। इसका मतलब कौन सी सिचुएशन है? याद करो, इन्फ्लेशन। इसका मतलब बेटा गवर्नमेंट को इन्फ्लेशनरी गैप को कम करना है या रिड्यूस करना है? भाई इन्फ्लेशन, अरे मतलब वो ये कम का मतलब रिड्यूस ही तो, हिंदी को अंग्रेजी तो बोल रहा हूं। क्या हो गया आत्माओं? हिंदी में मैंने बोला कम करना है, उसी को मैंने अंग्रेजी में बोल दिया रिड्यूस करना। कहां घूम गए? बैटरी डाउन। बस तुम लोग दो, कितने टाइम हुआ? 8:30 सारे बजे हैं। नहीं, ये याद रहेगा। एक मिनट, इधर वापस, कुछ भी नहीं है, लास्ट टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्शनरी में हमें डिमांड को क्या करना है? डिमांड को कम करना है, ज्यादा कम करना है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम, ऑलरेडी डिमांड क्या है और डिमांड ज्यादा, इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस क्या होंगे? ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैसा गैप आ गया? इन्फ्लेशनरी गैप। सिंपल मतलब इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन को क्या करना है? कम, मतलब रिड्यूस करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? एक मिनट, गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगा? बढ़ाएगा, एक्सपेंडिचर को कम कर देगा। यही होगा। अब यहां बताओ, क्या यहां पे बजट डेफिसिट वाली प्रॉब्लम आएगी? क्या होगा? बजट, यहां पे बजट क्या हो जाएगा? सरप्लस। लेकिन तुम्हारा मॉड्यूल क्या लिख रहा है? बजट सरप्लस से पहले और स्मॉल बजट डेफिसिट है नहीं? हां सुनो, यहां पे तो समझ आ गया। लास्ट पॉइंट में ये बोल दिया कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम आती है, बजट डेफिसिट। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट को कई बार स्मॉल बजट क्या हो जाता है? डेफिसिट और बजट सरप्लस। मुझे ये नहीं पता चल रहा, एक तरफ बोल रहा है स्मॉल बजट डेफिसिट, आगे उसी के क्या लिख रहा है? और बजट सरप्लस। अब मुझे नहीं पता भाई, सुन लो प्लीज, कृपया करके सुन लो। अगर ये पेपर कैसा होता? डिस्क्रिप्टिव, तो डिफरेंस लिखते टाइम, सुनो, डिफरेंस लिखते टाइम यहां तुमने क्या लिखा था? बजट डेफिसिट। इसके कंपेरेटिवली यहां डेफिसिट नहीं है, तो इसको कंपेयर करते टाइम ऐसे लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में किसके कंपेरेटिवली? एक्सपेंशनरी के कंपेरेटिवली जो बजट डेफिसिट है वो कैसा है? स्मॉल। या नहीं है डेफिसिट, क्या हो जाएगा? बजट सरप्लस। तो याद रखना, ये पेपर पहले था डिस्क्रिप्टिव, बाद में इस पेपर को उठा के क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव। अब तुम्हें बता रहा हूं, ये पेपर था इंटरमीडिएट लेवल पे, इससे अगले लेवल पे। वहां से इस पेपर को उठाया और इस पेपर को कहां डाल दिया? तुम्हारे फाउंडेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तुम्हारे पहले फाउंडेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो था एज इट इज था, उसके साथ एक पेपर हुआ करता था BCK, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। उस पेपर को हटा दिया वहां से। ठीक है, इंटरमीडिएट में हुआ करता था मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां से लिया और फाउंडेशन में माइक्रो के साथ मैक्रो को क्या कर दिया? ऐड। वहां से उठाया और वहां पे इंटरमीडिएट में जो ये पेपर हुआ करता था, ये पेपर वहां पे MCQ नहीं था, कैसा था? डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में जब डिफरेंस लिखते थे तो इस तरीके से लिखते थे डिफरेंस। तो वहां से ना कंटेंट को उठा के यहां पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा कंटेंट को क्या नहीं किया? मॉडिफाई नहीं किया। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहां पे ये पॉइंट कैसे लिखें।
क्लियर है? हालांकि मुझे ये चीज बतानी नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोगों का इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट पहले जो था ये इंटरमीडिएट लेवल पे था, वहां से इतना हटा के फाउंडेशन में ऐड कर दिया न्यू सिलेबस जब आया था। क्लियर है? अब हेडिंग डाल रखी है तुमने टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यही पॉइंट्स हैं, लिखवा रहा हूं। तुम एक काम करना, तुम इनको अलग अलग पैराग्राफ करके लिखना, मैं ऐसे नहीं लिखवा रहा तुम्हें, पॉइंट्स यही लिखवाऊंगा, ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में लिखो। तो हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसमें लिखो फर्स्ट एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी में लिखो ABCD करके पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट हैं, ज्यादा नहीं। पहला, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, या ये लिखो इट इज अ पॉलिसी, इट इज अ पॉलिसी मेजर, मतलब ये जो पॉलिसी है एक्सपेंशनरी इसकी बात कर रहा है। इट इज अ पॉलिसी मेजर, किस चीज को, एक मिनट, इस पॉलिसी के थ्रू हम किस चीज को कम कर रहे हैं, रिसेशनरी गैप। तो ये लिख रहा है इट इज अ पॉलिसी मेजर टू क्लोज अ रिसेशनरी गैप। रिसेशन को सिंपल सा मतलब कम कर रहे हैं। इट इज अ पॉलिसी मेजर टू क्लोज अ रिसेशनरी गैप। सेकेंड पॉइंट, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, सारे क्या करेगा, टैक्स को रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करेगा। तो सेकेंड पॉइंट, इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट रिड्यूसेस, इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट रिड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट रिड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस एंड, इसी में लिखवा रहा हूं, एंड इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगा। गवर्नमेंट रिड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस एंड इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब थर्ड पॉइंट, इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम आ गई, बजट क्या हो गया, डेफिसिट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, वाइल, ध्यान से लिखना पॉइंट, वाइल रिजॉर्टिंग मींस इस पॉलिसी को जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है, वाइल रिजॉर्टिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, while resorting expansionary fiscal policy, the government may run into budget deficit. While resorting expansionary fiscal policy, the government may run into budget deficit. अंडरलाइन कर लो यहां पे बजट डेफिसिट को, अंडरलाइन कर लो रिसेशनरी गैप को, बजट डेफिसिट। क्लियर है? सेकंड लिखो कॉन्ट्रैक्शनरी, आज के लेक्चर के लास्ट है, लिखो कॉन्ट्रैक्शनरी। किस चीज को, एक मिनट, किस चीज को कम करते हैं यहां पे हम, एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, कम। इसका मतलब कौन से गैप को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को या तो रिड्यूस करते हैं या खत्म करते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ध्यान से लिखना, लिखो इसमें पहला पॉइंट, इट इज अ पॉलिसी मेजर, इट इज अ पॉलिसी मेजर टू एलिमिनेट और रिड्यूस, it is a policy measure to eliminate or reduce inflationary gap. It is a policy measure to eliminate or reduce inflationary gap. Second point, इसमें गवर्नमेंट क्या इंक्रीज करेगा, टैक्स, और क्या कम करेगा, तो सेकंड पॉइंट में लिखिए बेटा, in this policy government increases tax, government increases tax and
and decreases in public expenditure. अब यहां पे क्या होगा थर्ड पॉइंट में? क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट में? पहले क्या लिखोगे? स्मॉल बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। कायदे में ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच रहे हैं। अगर ये पेपर कैसा होता, डिस्क्रिप्टिव, और अगर क्या लिखने को आता, डिफरेंस, लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट को ध्यान से लिखते टाइम, यहां पे ये पॉइंट में मैं मानता हूं ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, कायदे में यही होना चाहिए। अब अगर एमसीक्यू की बात करूं, सुन लो, एमसीक्यू की बात करूं तो ये दोनों पॉइंट लिखे हुए आएंगे पेपर में, तो ये मत सोचना। अगर वापस सुन लो, सरप्लस आ रहा तो तुम्हें साफ साफ पता है कौन सी पॉलिसी है, और अगर वापस अगर स्मॉल लिखा है, क्या नहीं लिखा, लार्ज बजट डेफिसिट, क्या लिखा है, स्मॉल वर्ड, तो क्या यूज करोगे, कॉन्ट्रैक्शनरी। यहां गड़बड़ मत करना बस प्लीज। तो लिखो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी शुड, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी शुड आइडियली, contractionary fiscal policy should ideally leads to smaller budget deficit, smaller budget deficit और budget surplus। आई होप क्लियर है सबको यहां तक। तो इस यूनिट को फिलहाल के लिए यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे का इस यूनिट का जो भी होगा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो, बोलो। नहीं, अब ओपन करो जरा पेज, जीएसटी 4-5 पॉइंट्स हैं वो लिख तो लो, खत्म करो। अपने आप लिखोगे नहीं अपने आप तो नहीं लिखोगे, मुझे बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। लिख लो, 4 पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से 4 पॉइंट है। 1 मिनट, जीएसटी कब आया? उसने बहुत सारे क्या करा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करा, क्लब की जगह वर्ड है सब सम। तुम्हारा मॉड्यूल क्लब नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, सब सम। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा। कितने कंपोनेंट होते हैं जीएसटी के? कल बताए थे, स्टेट, सेंटर, इंटरनेशनल, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। अगर 1 मिनट, सेम स्टेट में मूवमेंट हो रही है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, डिफरेंट स्टेट में मूवमेंट हो रही है, आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करता है, कहां रखता है, और अपने आप क्या करता है। ये 4 पॉइंट लिखने, लिख लो, पेंडिंग मत छोड़ो। तो तुम लोगों को मैंने जीएसटी, वहां पे हेडिंग डाल लो, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वॉज रोल्ड आउट। सिंपल सा मतलब इंप्लीमेंट हुआ था। थोड़ा सा अंग्रेज की तरह लैंग्वेज लिख दी, और कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वॉज रोल्ड आउट अक्रॉस कंट्री। Introduction of GST was rolled out across country on, अपने आप लिखो आगे की तारीख, 1 जुलाई 2017। इसको अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू आ सकता है। सेकेंड पॉइंट, जीएसटी में अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसम, किसको, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो सेकेंड पॉइंट यही है, The GST subsums majority of indirect taxes, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, 1-2 नाम लिखने आगे। GST subsums majority of indirect taxes, that is sales tax, service tax, एक्सेट्रा। मींस बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन सारे टैक्सेस को
क्लब करके क्या बना दिया, एक सिंगल टैक्स, और उस सिंगल टैक्स का नाम क्या पड़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड पॉइंट, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो थर्ड पॉइंट ये लिखना है, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी इंक्लूड्स, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी इंक्लूड्स एसजीएसटी, फुल फॉर्म क्या आएगी, एसजीएसटी की फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिलहाल जीएसटी की फुल फॉर्म तो पता है, ब्रैकेट में स्टेट लिख लो। कौन कलेक्ट करेगा भाई, ऑब्वियस है, स्टेट लिखा है तो किसके पास जाएगा, स्टेट। तो आगे इसी के लिख लो, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी इंक्लूड्स एसजीएसटी, ब्रैकेट में लिखा है स्टेट, ब्रैकेट बंद, कलेक्टेड बाय स्टेट, कलेक्टेड बाय स्टेट, कॉमा सीजीएसटी, सीजीएसटी की फुल फॉर्म, तो ब्रैकेट में लिख लो सेंट्रल, कौन कलेक्ट करेगा, सेंटर, कलेक्टेड बाय सेंटर, एंड आईजीएसटी, ब्रैकेट में लिख लेना इंटीग्रेटेड। अब यहां पे तीन को जो अंडरलाइन कर लो, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। अब एक लास्ट पॉइंट है, आईजीएसटी कब अप्लाई होगा, सुनो, कब आएगा बिल में आईजीएसटी, मूवमेंट कैसा है, सुन लो, मूवमेंट है इंट्रा स्टेट या मूवमेंट है इंटर स्टेट, सुन लो, यहां पे ना दो चीज को फोकस करो, इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन दिस सेम स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है विद इन दिस सेम स्टेट, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट। आईजीएसटी कब यूज होता है, इंट्रा या इंटर, इंटर, तो यही पॉइंट लिखवा रहा हूं, गड़बड़ मत करना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फोर्थ लास्ट पॉइंट है, खत्म। आईजीएसटी इज आईजीएसटी इज एप्लाइड, एप्लीकेबल नहीं, एप्लाइड, आईजीएसटी इज एप्लाइड ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट, ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, on interstate movement of goods and services and collected by, कौन कलेक्ट करेगा, and collected by central government, and collected by central government, कॉमा कहां रखेगा, kept in separate account, collected by central government, कॉमा kept in separate account, अलग अकाउंट में रखेगा और अपने आप क्या करेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यहां यूनियन का मतलब सेंटर और स्टेट, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आई होप क्लियर है यहां तक। चलिए इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। कुछ पूछना है पूछ लो। बिटवीन यूनियन एंड स्टेट।